हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। प्रोफाउंड आईएएस के आज के इस डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मैं कल डीएनए नहीं ले पाया था, तो कल का और आज का डीएनए एक साथ क्लब करके मैंने सोचा कि आज मैं ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि कल का एक एडिटोरियल था रिलेटेड टू रशिया में जो वैगनर ग्रुप इमर्ज करके आया है उसके बारे में एक एडिटोरियल था। इसके अलावा एक एडिटोरियल बहुत बेहतर था कि क्या इंडिया को नाटो प्लस ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा एक आज का एक एडिटोरियल है रिलेटेड टू दी स्टेट फाइनेंसेस एंड फिजिकल पॉलिसी। तो इन सभी चीज़ों एक है आपका एंटीबायोटिक जो माइक्रोबियल ड्रग्स होते हैं ना, जो आपका जो मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उससे रिलेटेड है आपका। और कुछ अदर आर्टिकल्स भी हैं। तो थोड़ा सा आज लंबा डीएनए होगा क्योंकि कल और आज दोनों का एकोमोडेट किया है मैंने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एडिटोरियल को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ प्रोफाउंड आईएएस के इनिशिएटिव जैसे कि फाउंडेशन कोर्स है जो आज से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा एक साल का कंप्लीट कवरेज मिलेगा और आपका मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सब इसी में होगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी मेंस का। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, वो केवल मेंस पढ़ना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, इसमें आपका जितने भी मेंस रिलेटेड टॉपिक होंगे सब बहुत एग्जॉस्टिवली डिस्कस होगा। इसके अलावा यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल है हमारे पास, उसका कोर्स भी आज से शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कवरेज है पेपर 1 और 2 का मैपिंग प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, इसमें आपका टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा, आंसर राइटिंग वगैरह। सोशोलॉजी ऑप्शनल भी शुरू हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम प्रोफाउंड आईएएस का ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करिए। उसमें आप जो है अपना फ़ोन नंबर डालिएगा तो आप उसको थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज आपको उसमें मिल जाएगा, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी और लाइव भी, आप तीनों, और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ों का लिंक, ये 3 कोर्सेज़ का लिंक और ऑप्शनल के कोर्सेज़ का लिंक और एट द सेम टाइम प्रोफाउंड आईएएस ऐप का लिंक मैंने डिस्कशन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाकर वहाँ से क्लिक करके आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्सेज़ को। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। इन शॉर्ट म्यूटनी द टार्निशिंग ऑफ पुतिन्स ऑरा ऑफ पावर। देखिए यह आर्टिकल किसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। देयर इज़ अ वैगनर ग्रुप, आपको पता होगा वैगनर ग्रुप करके एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। देखिए क्या है ना, रशिया वगैरह में जो कि आर्मी के रिटायर्ड जो पर्सनल्स होते हैं और जो ऑफिसर रैंक पे होते हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक प्राइवेट कंपनी बना रखा है, समझ में आ रहा है, डिफेंस एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं इन लोगों को। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी बना रखे हैं और ये सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सच एजेंसी, जैसे सिक्योरिटी, जैसे आपका जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट मिलिट्री एजेंसीज़ हैं। तो बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये रशिया में है काफ़ी। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ होते हैं ये रशिया की तरफ से उनकी मिलिट्री को भी हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम यहीं कहीं पर किसी दूसरी कंट्री में कोई नैरेटिव बिल्ड करना होता है तो वो भी उसकी मदद करते हैं, किसी दूसरी कंट्री पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में मदद करते हैं, अपनी कंट्री में नैरेटिव क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो है ना मिलिट्री की मदद करते हैं और एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट की भी मदद काफ़ी हद तक करते हैं ये। ठीक है, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, देखिए जो इसी तरह की एक जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका नाम है वेजनर, समझ में आ रहा है, वेजनर, इफ़ आई एम नॉट, माई स्पेलिंग इज़ नॉट रॉन्ग, तो ये वेजनर है। वेजनर जो शब्द आया है ये बेसिकली एडोल्फ हिटलर के एक म्यूजिशियन तो उसका नाम था वेजनर, उसी से ये शब्द लिया गया है। अब इसका भी कुछ अपना महत्व होगा, अगर आपको पता हो कि ये नाम क्यों रखा गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो वेजनर इस तरह की एक जो है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है जो रशिया में कार्यरत है और इस सिक्योरिटी एजेंसी ने रशिया की बड़ी मदद करी है। इनफैक्ट आप अगर देखें कि रशिया के जो प्रीवियस वॉर्स वगैरह हुए हैं उसमें वेजनर ग्रुप ने बहुत मदद किया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 2008 में जो जॉर्जिया पर जो विक्ट्री अचीव किया था, वो जॉर्जिया पर जो विक्ट्री अचीव किया था वो बेसिकली वेजनर ग्रुप की मदद से ही था। इस प्रकार 2014 में भी जो है अगर आप देखें तो क्रीमिया के एनेक्सेशन में वेजनर ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। इतना ही नहीं, वेजनर ग्रुप ने रशिया की मदद अफ्रीका के काफ़ी सारे कंट्री में रशियन इन्फ्लुएंस लाने के लिए भी किया गया है। अब देखिए क्या होता है ना कि अफ्रीका एक बहुत रिसोर्स रिच जोन है, आप ज़रा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हो बातों की नहीं, काफ़ी रिसोर्स रिच जोन है।
अब क्या होता है कि मान लीजिए एक कोई कंट्री है, ठीक है, अब उसमें कोई रूलर जो है रूल कर रहा है और इस कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो वेजनर ग्रुप जाता है, उसके रूलर से बात करता है, कहता है भाई आपके यहाँ कोई भी तरह का सिविल वॉर वगैरह होता है या कूप वगैरह होता है तो हम आपकी मदद करेंगे, आप टेंशन मत लो। समझ में आ रहा हो? और इसमें ये काफ़ी हद तक मदद भी करते हैं और बाद में वहाँ के रिसोर्सेज पर ये जो है अपना कब्जा करने लग जाते हैं, इन्फ्लुएंस दिखाने लग जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से रशिया जो कि एक बहुत मिनरल रिच और रिसोर्स रिच जोन है, इस पर रशिया का इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने में वेजनर ग्रुप का बड़ा हाथ रहा है। तो इस तरीके से वेजनर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है वहाँ के लिए। अब चलिए हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये एडिटोरियल किस पर्सपेक्टिव से है। अभी क्या हुआ है कि इसी वेजनर ग्रुप ने क्या किया, पुतिन रिजीम के अगेंस्ट जो है वो म्यूटिनी कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, पुतिन या उससे पहले जितने भी रशियन रूलर रहे हैं उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत टाइटली पकड़ा है, हमेशा से बहुत टाइट पकड़ के रखा है उन्होंने। किसी तरह की कोई भी म्यूटनी हो डायरेक्ट क्रश होता है, पूरी तरीके से काट पीट देते हैं ये लोग। अब इस कंडीशन में आप जरा ध्यान सुनिएगा सर, पुतिन के अगेंस्ट वेजनर ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया। थोड़ी सी बात पुतिन ने करी वेजनर ग्रुप के साथ और इनके जो प्रिजोबिन थे, समझ में आ रहा है आपको, जो इनके हेड थे उसको इन्होंने छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुतिन ने वेजनर ग्रुप के हेड को छोड़ दिया और म्यूटनी होने के बावजूद? अब ये समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए वेजनर ग्रुप का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, जॉर्जिया में भी, क्रीमिया में भी, और अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर रहा है उसमें भी। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया से एक गलती हुई है। रशिया को ऐसा लग रहा था कि 2008 में, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है इस एडिटोरियल में, इन्होंने सोचा कि 2008 में इनको ऐसा लगा कि जैसे 2008 में जॉर्जिया से ये जीत गए, 2014 में आराम से क्रीमिया को एनेक्स कर लिया इन्होंने, उसी प्रकार ये सोचे कि ये भाई यूक्रेन क्राइसिस में भी ये जो है उसी तरीके से फटाफट सक्सेस पा लेंगे, तुरंत जीत जाएंगे ये। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इनिशियल डिले हुआ, थोड़ा सा डिफेंस फॉरसाइट में भी थोड़ी कमी थी। इसके वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे, यूएस और अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, उनको टाइम मिल गया मटेरियल, मनी, आर्सेनल प्रोवाइड करने का यूक्रेन को। तो यूक्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैक हो गया वेस्टर्न कंट्रीज़ के वजह से। इसके वजह से ये वॉर जो है इसको तुरंत ख़त्म हो जाना चाहिए था, काफ़ी लंबा खिंच गया। समझ में आ रहा? और दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई दी रशियन एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चूँकि खिंच गया तो इंटरनल टेंशन तो ही जाता, अब कोई वॉर चल रहा है लंबा सा जिसे हम लोग तुरंत जीत सकते थे, वो बहुत ज़्यादा खिंच गया। तो ये हमारे जो फॉरसाइट था इससे अगेंस्ट चला गया, तो इसके वजह से इंटरनल टेंशन शुरू हो गई। इसी इंटरनल टेंशन का एक ये म्यूटनी रिजल्ट है। समझ में आ रहा है? ये दिखा रहा है कि एवरीथिंग इज नॉट ओके एट दी होम, घर पे सब कुछ ओके नहीं है रशिया में। समझ में आ रहा है? तो ये जो दिखा रहा है कि ये म्यूटनी हुई क्यों, क्योंकि इंटरनल टेंशन हैं। समझ में आया? हालांकि इस एडिटोरियल में एक बात इन्होंने कहा है कि भले इंटरनल टेंशन हो और इस म्यूटनी को किसी एलीट क्लास ने सपोर्ट नहीं किया है, स्टिल पुतिन जो कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं, उनके समय में इतना ये म्यूटनी हो गया। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो पुतिन का जो एरा ऑरा है वो थोड़ा कम हुआ है। समझ में आ रहा है? ये दिखा रहा है। अब देखिए ये एक व्यू है कि दिखा रहा है कि पुतिन का जो कंट्रोल है अपने जो मतलब अपने ही कंट्री में, वो उसका ग्रिप थोड़ा कम हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप वही देखें कि एक दूसरी थ्योरी भी इसको लेकर पोर्ट्रे करती है कि पुतिन खुद को वेस्ट के सामने वीक दिखा रहे हैं ताकि वो वेस्ट जो है इतना मजबूत होकर रशिया के अगेंस्ट लड़ाई ना करे। तो ये भी एक थ्योरी दिया गया है कि भाई पुतिन अपने आप को वीक शो करने की कोशिश कर। खैर कुछ भी है, इस एडिटोरियल के हिसाब से ये कहीं ना कहीं टार्निश कर रहा है, ये जो म्यूटनी हुई है कहीं ना कहीं टार्निश कर रहा है पुतिन के ऑरा पार को। समझ में आ रहा? अब देखिए ये एडिटोरियल प्योरली रशिया के पर्सपेक्टिव से है, तो इस पर हम कोई बहुत ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि इस पर आप कोई क्वेश्चन लिखें। इसके अगले एडिटोरियल में हम कुछ देखते हैं कि उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड एंड ऑल। ठीक, अच्छा क्या है एडिटोरियल? इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नाटो प्लस वेट। अब देखो नाटो क्या है, थोड़ा मैं आपको एक मतलब कि बैकग्राउंड देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, आपको पता होगा कि 1945 के अप्रॉक्सीमेट, से गला खराब है आज तो थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ करिएगा आप लोग। 1945-46 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया।
ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, वर्ल्ड वॉर एंडेड, ठीक है। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो कंट्रीज पावरफुल होकर निकली, एक निकली यूएसए और दूसरी कंट्री निकली यूएसएसआर, ठीक है। ये दोनों पावरफुल कंट्रीज निकली। अच्छा, यूएसए जो थे, इन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में प्राइवेट पार्टी हो, वहाँ पे मैं आपको लेमन टर्म में समझाता हूँ, जहाँ आप प्राइवेट कंपनीज देख रहे हो, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हो, समझ लीजिए आप वहाँ पर कैपिटलिज्म है, ठीक है। अच्छा, यूएसएसआर ने जो है वो कम्युनिज्म को प्रमोट किया, कम्युनिज्म। अच्छा, ये कम्युनिज्म क्या होता है? अगर आप देखो कि स्टेट कंपनीज का ज़्यादा बोलबाला है तो आप समझ लीजिए कि आप कम्युनिज्म है। हालांकि मैंने बहुत नैरो डेफिनेशन बताया है बहुत ब्रॉड डेफिनेशन, लेकिन आप इतना ही समझिए, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक कंट्रोल होता है वो कम्युनिज्म होता है, जहाँ पर प्राइवेट पार्टी कंट्रोल करने लग जाता है मोड ऑफ प्रोडक्शन को, वहाँ पे आपका जो है कैपिटलिज्म हो जाता है। तो यूएसए ने भी अपने इस कैपिटलिज्म को फैलाने की कोशिश किया ताकि जो उनके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उनको उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब वहीं पर यूएसएसआर ने भी अपने कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश किया। दोनों अपने अपने कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो यूएसए इस कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए और अपने आप को सिक्योर करने के लिए इन्होंने वेस्टर्न यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ को कहा कि हम लोग एक अलायंस बनाते हैं। इसका नाम रखा नाटो। क्या रखा? नाटो। इसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मतलब ये था कि जो भी नाटो का मेंबर होगा, यानी कि वेस्टर्न यूरोप और यूएसए, समझ रहे हो बात हो कि नहीं? जो भी नाटो का मेंबर होगा, अगर उसकी किसी भी कंट्री पर अटैक होता है तो इसका मतलब पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। इसी के रिएक्शन में यूएसएसआर ने भी वॉर्सो पैक्ट किया था। ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात। अब इस कैपिटलिज्म को बढ़ाने की होड़ और ये कम्युनिज्म की बढ़ाने की होड़ के वजह से यूएसए और यूएसएसआर में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिए। कोल्ड वॉर शुरू हो गया, दोनों एक दूसरे को देखना ना चाहे बिल्कुल भी। इंडिया और ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने इसको फर्स्ट वर्ल्ड, इसको सेकेंड वर्ल्ड, और इंडिया और अदर कंट्रीज़ जो थी, जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, उन्होंने अपने आप को थर्ड वर्ल्ड करा। और ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने जो है वो नॉन अलाइन रहना पसंद किया कि ना ही हम इस ग्रुप में जाएंगे ना ही इस ग्रुप में जाएंगे। इसमें इंडिया थी, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, ऐसी कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों में से किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे, ठीक है। 1991 के बाद 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये काफ़ी सारी, इसमें से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ निकल गई बहुत सारी, समझ में आ रहा है? तो केवल अब यूएसएसआर नहीं रहा, अब 1991 के बाद ये रशिया बन गया। समझ रहे हो बातों की नहीं? ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जब रशिया बन गया तो इसका मतलब वो कम्युनिज्म को फैलाने की होड़ भी खत्म हो गई और इस तरीके से 1991 के बाद कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। अब केवल यूएसए डोमिनेंट कंट्री रहा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन नाटो का एग्जिस्टेंस तब भी रहा, जबकि नाटो का एग्जिस्टेंस कोल्ड वॉर की वजह से था कि भाई हम सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ है। अच्छा, रिसेंटली क्या हुआ है कि नाटो को एक्सपैंड करके नाटो प्लस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। यानी कि नाटो तो नाटो है ही, समझ रहे हो बातों की नहीं? नाटो तो नाटो है ही, इसके अलावा और 5 अदर कंट्रीज जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल एंड साउथ कोरिया, इनको भी नाटो प्लस का मेंबर बनाया गया है, ठीक है। नाटो प्लस कहते हैं इसको। अभी बात ये हो रही है कि इंडिया को भी नाटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। इंडिया में, ये यूएसए में जो है, वहाँ के एक लेजिस्लेचर ने ये प्रपोजल किया कि इंडिया को भी नाटो प्लस का मेंबर बनाया जाए। इससे ये होगा कि हम जो है नाटो, मतलब कि हम जो है चाइना पे ज़्यादा नज़र रख पाएंगे, समझ में आ रहा है? हालांकि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक स्टेप मना कर दिया कि नाटो हमारे ओरिएंटेशन पे नहीं है, हम लोग इस आइडियोलॉजी से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो नाटो प्लस हम ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि ये कह दिया गया है, हालांकि प्रपोजल दिया जा रहा है कि नाटो प्लस को इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं, समझ में आ रहा है? इसको बहुत फ़ायदे भी हैं। इसके फ़ायदों को समझने से पहले हम नाटो और नाटो प्लस में अंतर देख लें, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदे जानने से पहले हम लोग नाटो और नाटो प्लस के अंतर देख लें। देखिए, नाटो और नाटो प्लस में क्या अंतर है। ये मान लीजिए नाटो है, नाटो में 31 मेंबर्स हैं, अभी रिसेंटली फिनलैंड ज्वाइन किया है। और नाटो प्लस में जो है
नाटो प्लस में आप ये मान के रखिए कि 31+5 मेंबर है, जो मैंने अभी आपको बताया इंडिया को प्रपोज किया गया है ज्वाइन करने के लिए। दूसरा अंतर ये है कि नाटो जो था वो रशिया को, यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी जो नाटो का कॉन्सेप्ट, नाटो प्लस का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है वो यूएसएसआर या रशिया सेंट्रिक नहीं है, वो मोर ऑफ अ चाइना सेंट्रिक है। बात समझिए कि नहीं, इस अंतर को समझने की कोशिश कीजिए, दोनों एक कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो ये ज़्यादातर चाइना सेंट्रिक है, इसीलिए इंडिया को कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया के साथ, इंडिया का चाइना के साथ जो है वो बहुत डिस्प्यूट रहता है। कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कई बार चाइना अग्रेशन में आ जाता है, इंडिया और चाइना में कई बार आप बॉर्डर अग्रेशन देखने को मिलता है ना आपको। तो अगर इंडिया इस नाटो प्लस ग्रुप को ज्वाइन करेगी तो कहीं ना कहीं उसे एक रीजनल सिक्योरिटी यहाँ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? लेकिन फिर भी क्या इंडिया को नाटो ज्वाइन करना चाहिए, तो इस एडिटोरियल में 3 बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बोले गए हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। 3 बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, एक पॉइंट ये बोला गया है, एक पॉइंट ये बोला गया है, दूसरा पॉइंट ये बोला गया है और तीसरा पॉइंट ये बोला गया है। ये तीनों पॉइंट को आपको डिस्कस करना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इंडिया को नाटो प्लस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इन्होंने इसका कारण दिया है, देखिए क्या है। पहला कारण इन्होंने बोला है कि जैसे ही इंडिया नाटो प्लस को ज्वाइन करेगी वैसे ही रशिया और चाइना दोनों के दोनों जो हैं इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्यों बोल रहा है ऐसा। आपने अभी अभी रशिया यूक्रेन को वॉर देखा है, क्यों हुआ वो वॉर? आप सोचिए कि यूक्रेन ने कहा था कि हम जो है नाटो ज्वाइन कर रहे हैं। यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने के वजह से रशिया ने सोचा कि मेरे बैकयार्ड में हम नाटो फोर्सेस को कैसे ला सकते हैं, इस वजह से ये वॉर छिड़ गया। तो भले हम इंडिया जो है वो डिस्टेंट नेबर है रशिया का, तो वो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि उसी नाटो प्लस को अगर इंडिया ज्वाइन कर लेगी तो कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा रशिया को। समझ रहे हो बातों की नहीं? और ये रशिया को ही नहीं गुस्सा आएगा, चाइना को भी किससे गुस्सा आएगा, क्योंकि नाटो प्लस को जो है वो चाइना सेंट्रिक माना जाता है कि चाइना के कंटेन करने के लिए बनाया गया है। तो रशिया और चाइना दोनों को एनॉय कर देगी ये चीज़। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? इससे होगा क्या, इससे क्या होगा आप ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या होगा कि रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इमर्ज कर जाएंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इससे क्या हो जाएगा आपका कि अगर रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इमर्ज जाएंगे और मान लीजिए चाइना और अग्रेसिव हो गया, तो पहले क्या था कि चाइना अग्रेसिव होता था तो रशिया रोक देता था कि भाई रशिया का इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो रशिया कई बार चाइना को बोलता था कि यार रहने दीजिए, इतना मत अग्रेसिव होइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब रशिया और चाइना दोनों अगर अग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर उसको, चाइना को जो टोन डाउन हो उसे मॉडरेट कौन करेगा? समझ रहे हो बात हो कि नहीं? ये सबसे पहला चैलेंज है इंडिया के लिए, ठीक है। नाटो प्लस नहीं ज्वाइन करना चाहिए इंडिया को। क्यों? क्योंकि वो एक बार में रशिया और चाइना दोनों को जो है आप प्रॉब्लम में ला देगा। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक। ये चीज़ देखिए, शुड इट ज्वाइन इन वन स्ट्रोक, इंडिया सॉलिडिफाइड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया विल क्रम्बल। रशिया के साथ उसका रिलेशनशिप एकदम क्रम्बल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इन्होंने बोला है कि वाइल अलाइनिंग विथ यूएस लेड अलायंस, यानी कि नाटो प्लस अगर ज्वाइन करते हैं तो इसके वजह से क्या होगा कि चाइना टेम्प्ट हो जाएगा इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने के लिए। वो छोटे छोटे बाउंड्री डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा और बाउंड्री पर हमारे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इट कुड अल्टीमेटली प्रूव काउंटर प्रोडक्टिव एंड डेट्रीमेंटल, जो ठीक नहीं है इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है, कि जो चाइना को कर्टेन करने के लिए जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है कि वो अपनी तरीके से कर्टेल कर लेता है, चाहे भूटान पर अग्रेसन हो या कहीं पर भी हो, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि फिर उसे नाटो के तरीके से चलना होगा। तो इस तरीके से भी गड़बड़ है ये, तो इसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने ये कहा है कि इस हमारी हमेशा से पॉलिसी रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, है ना। हम सोवरेन कंट्री हैं और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से चलना चाहिए। हम किसी और के फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलेंगे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो अगर हम नाटो ज्वाइन करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चला जाएगा और हमारे डिफेंस और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अलाइन करना पड़ेगा नाटो के हिसाब से, जो कि हमारे नॉन अलाइन पॉलिसी के भी अगेंस्ट है और हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के भी अगेंस्ट है। तो हमें इस तरीके से नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो इंडिया को प्रायोरिटीज़ क्या हैं? इंडिया का प्रायोरिटी है कि वो अपने रीजनल डायनेमिक्स को समझे। समझ में आ रहा है कि नहीं? रादर दैन कि वो नाटो में ज्वाइन करे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भाई अगर नाटो और ज्वाइन करोगे, चौथा पॉइंट और भी बड़ा अच्छा बोला इन्होंने, तो अननेसेसरी नाटो के वॉर में आप अपने मटीरियल रिसोर्सेज भी ड्रेन करेंगे। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया टू ज्वाइन नाटो। तो ये आर्टिकल ने क्या बोला,
मैंने तो नाटो वाटो समझा दिया आपको। अब इस आर्टिकल क्या कह रहा है आपके सामने कि इंडिया को नाटो नहीं नाटो प्लस नहीं ज्वाइन करना चाहिए, यही कहना चाह रहा है ना, नाटो प्लस ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था क्या है नाटो प्लस। इसके क्या प्रॉब्लम है, तो पहला प्रॉब्लम, इंडिया क्या करेगा, एनॉय कर देगा रशिया एंड चाइना को, एनॉय कर देगा रशिया एंड चाइना दोनों को। इंडिया का रशिया के साथ जो रिलेशन है, इंडिया का जो रशिया के साथ रिलेशन है, इंडिया का जो रशिया के साथ रिलेशन है वो क्रम्बल हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि जो मॉडरेट करता है चाइना को वो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, मॉडरेट करता है जो चाइना को वो फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमें ना चाइना का अग्रेशन देखने को मिल सकता है बॉर्डर्स के अराउंड, बॉर्डर्स के अराउंड आपको जो है अग्रेशन देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और चौथी चीज़ हमें देखने हो सकता है कि हमें नाटो प्लस के लिए अगर कोई वॉर होता है तो हमारा रिसोर्सेज ड्रेन हो सकता है। आप किसी ग्रुप में जाते हो तो उसके वॉर के हिसाब से आपको अपने आप को चलना पड़ेगा। पांचवी चीज़ और भी हो सकती है नाटो ज्वाइन करने से, नाटो का जो गोल है ना वो हमारे गोल से मैच ही नहीं करता है यार, समझ रहे हो बातों की नहीं। हमें उनको वो कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, तो फिर हमें क्यों ज्वाइन करना, हमें नहीं करना चाहिए, है ना। लिखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाटो प्लस, व्हाट डू यू मीन बाय नाटो प्लस, should India join it, should India join it, India join it, ठीक है। also should India join it, mention implications, 250 वर्ड्स, ये जरूर लिखिएगा सर, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एडिटोरियल, आपको ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला एडिटोरियल क्या है हमारा, अच्छा, अ मैक्रो व्यू। अब ये एडिटोरियल इंफॉर्मेटिव है। अ मैक्रो व्यू ऑफ द फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स। देखिए सर क्या बोला इन्होंने बोला सर जी, अगर हम देखें तो कोविड-19 के टाइम में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, देखो दो तरह के डेफिसिट होते हैं, है ना। मैं पहले इसको बताने से पहले समझा देता हूँ। देखो, जैसे हम अपने घर में होते हैं ना, तो हमें मान लीजिए 100 रुपये की इनकम हुई, तो हमारा खर्चा जो है 110 रुपीज़ हो गया, तो 10 रुपीज़ का क्या हुआ, हमारे को डेफिसिट हुआ। डेफिसिट मतलब होता है उधार, कर्ज, कमी, समझ में आ रहा, कटौती, घाटा, है ना, इसको आप डेफिसिट कह सकते हैं, ठीक। जिस तरीके से हम अपने घर को चलाते हैं, इनकम अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है इनकम से, तो हम कहते हैं कि हम कर्जे में रह रहे हैं, घाटा हुआ हमें। स्टेट का भी वैसा ही होता है, समझ लो। तो स्टेट के दो तरह के घाटे होते हैं, एक घाटे कई तरह के होते हैं पर दो मेजर हैं। एक होता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है क्या, कि स्टेट ने कितने खर्चे किए और कितने नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स थे या आप कह लो इनकम था। अगर आप इनको दोनों को घटा दोगे तो जो डेफिसिट आएगा उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था और रेवेन्यू इनकम कितना था, दोनों को घटा दीजिए, भाई एक्सपेंडिचर माइनस इनकम डेफिसिट होता है। अब ये रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट में अंतर क्या है, देखिए जो रेवेन्यू अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर और रिसीट को डिवाइड माइनस करेंगे तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। आप बोलेंगे रेवेन्यू और उसमें क्या अंतर है, ये सारे खर्चे और सारे इनकम को माइनस किया तो फिस्कल डेफिसिट आया, नॉन डेट क्रिएटिंग इनकम को माइनस किया तो, डेट वाला नहीं। लेकिन रेवेन्यू का मतलब होता है, रेवेन्यू जो होता है वो रेवेन्यू अकाउंट आपके बजट में उस अकाउंट को कहते हैं जिसमें आपको डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है। जैसे हमारा सब्सिडी का खर्चा हो गया, आपको ने स्टेट ने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट दो तरह की डेफिसिट होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब इन्होंने क्या कहा है ना कि कोविड-19 के टाइम में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इनकम कम हो गया था, खर्चे ज़्यादा थे, ठीक है, उस समय में ये देखने को मिला था। लेकिन तब के बाद से 2020-21 के बाद से वी हैव सीन अ ट्रिमेंडस चेंज, हम लोगों ने ट्रिमेंडस चेंज देखा है। सेंट्रल लेवल पे भी 5.9 हो गया है और स्टेट लेवल पे भी अगर हम लोग देखें तो 4.1 था 2020 कोविड-19 के टाइम में 2020 में, जो कि मतलब घट के 3.25 हो गया है। समझ में आ रहा है? तो ये हमें देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि यहाँ तक तो बात इन्होंने कह दिया है कि स्टेट में कोविड-19 के बाद घटा है। फिर ये बोलते हैं कि अगर हम लोग पूरे इंडिया के स्टेट्स की बात करें, देखिए 2 जीडीपी हम बात करते हैं या 2 फिस्कल डेफिसिट की बात, एक तो सभी स्टेट्स का अपना फिस्कल डेफिसिट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट या स्टेट्स का अपना डेफिसिट। तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला इन्होंने कि अगर हम लोग देखें, इंडिया में कई सारे बड़े स्टेट्स भी हैं और कई सारे छोटे स्टेट्स भी हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम बड़े 17 स्टेट्स को देखें तो वो पूरे इंडिया का 90% ऑफ द जीडीपी होता है। 90% ऑफ दी आपका टोटल कंबाइंड अगर आप देखें तो 17 स्टेट्स का जो बजट है वो 90% ऑफ द टोटल पैसा होता है। आप ये समझ लीजिए, अगर हम लोग 17 स्टेट्स को एनालाइज कर लिया तो हम करीब करीब पूरे भारत के सभी स्टेट्स का एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडिविजुअल बजट ऑफ 17 मेजर स्टेट्स, दीज स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ द कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ ऑल स्टेट्स। तो 90% जो होता है, मोर देन 90%, मतलब दीज आर, ये जो 17 मेजर स्टेट्स हैं ये मेजर, मतलब यही इंडिया के स्टेट की इकोनॉमी को दर्शाते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बताया। अब ये बोले कि दीज स्टेट्स हैव मैनेज टू कंटेन देयर फिस्कल डेफिसिट। समझ में आ गया? इसके बहुत कारण है, इन्होंने किस तरीके से अपने फिस्कल डेफिसिट को मैनेज किया है। तो इन्होंने कहा है क्या कि बहुत फिस्कली प्रूडेंट खर्चा करते हैं। कोविड-19 के टाइम के बाद और कोविड-19 के समय भी इन्होंने जो है काफ़ी मतलब सोच समझ से खर्चा किया है, ऐसा बिल्कुल आंखें अंधे की तरह नहीं खर्चा किया, काफ़ी प्रूडेंटली। प्रूडेंट मतलब होता है कि खर्चों को कम करना, इनकम को बढ़ाना, तो प्रूडेंटली खर्चा किया है इन्होंने इवन कोविड-19 के टाइम में भी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस फॉर दी हेल्थ स्पेंडिंग एंड लाइवलीहुड जो होता है कोविड-19 पेंडेमिक्स का, उतना ईजी नहीं था। तब भी यूनियन स्टेट फिस्कल कोऑर्डिनेशन में आप ये मान के रखिए कि इन्होंने जो हेल्थ में जो खर्चा किया वो भी ठीक ठाक इन्होंने किया और उसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद करी। तीसरा कारण जो है, स्टेट वर एबल टू रीप्रायोरिटाइज देयर एक्सपेंडिचर। देखिए यूनियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी जल्दी अपने एक्सपेंडिचर को नहीं बदल सकती, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना वो बहुत जल्दी अपने एक्सपेंडिचर को बदल लेती है। समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखिए। द रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर साइड एडजस्टमेंट्स। अब इन्होंने बोला कि फिस्कल डेफिसिट में इस वजह से भी है क्योंकि इन्होंने कई सारे एक्सपेंडिचर साइड एडजस्टमेंट भी किए हैं और जीएसटी कलेक्शन भी इनका काफ़ी बढ़ गया है। तो इन्होंने बोला कि ये सब कारण इनके हैं ताकि स्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है, इनकम भी बढ़ाया है, एक्सपेंडिचर कम किया है, तुरंत कंडीशंस के हिसाब से रीप्रायोरिटाइज कर लिया अपने एक्सपेंडिचर को। फिर ये बता रहे हैं क्या कि देयर आर सर्टेन फिस्कल चैलेंजेस ऑल्सो 17 मेजर स्टेट्स में। एक सबसे बड़ा फिस्कल चैलेंज इन्होंने बनाया कि रेवेन्यू डेफिसिट का। इन्होंने कहा है कि जो 17 स्टेट्स हैं इनका रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। समझ में आ रहा? और रेवेन्यू डेफिसिट इसलिए, जैसे आंध्र प्रदेश का फिस्कल डेफिसिट का 40% पार्ट तो केवल रेवेन्यू डेफिसिट में। एक बात मैं आपको बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू डेफिसिट का भी पार्ट रहता है। आप देखो टोटल खर्चा है और वहाँ तो केवल रेवेन्यू का खर्चा है। तो आप देखो तो आंध्र प्रदेश में जो टोटल फिस्कल डेफिसिट है उसका 40% पार्ट जो है रेवेन्यू डेफिसिट का है, हरियाणा का 50% पार्ट, 60% पार्ट केरला का, पंजाब का, राजस्थान का, तमिलनाडु का काफ़ी 40-45%, 50% ऐसे चल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट खर्चा होने का मतलब ये हो गया कि उस स्टेट में बहुत ज़्यादा डे टू डे चीज़ों में एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, सब्सिडी ज़्यादा है और एम्प्लॉई का खर्चा ज़्यादा है, चलाने में ज़्यादा खर्चा है। जैसे आप किसी घर में जब किसी घर को रन कर रहे होते हैं तो एक होता है कि खाने पीने का खर्चा रैकरिंग बेसिस पर, ये सब डे टू डे खर्चा है, कपड़ों धोने का, ये धोने का, सर्फ का, साबुन का। एक होता है कि आपने कोई एसेट बिल्डिंग कर दिया तो वो एक कैपिटल होता है। वो तो कैपिटल खर्चा हो तो समझ में आता है एसेट बिल्ड हुआ, लेकिन रेवेन्यू खर्चा हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो बात होगी नहीं? तो इन्होंने बोला है कि रेवेन्यू में काफ़ी खर्चा है, तो इसमें स्टेट काफ़ी मदद कर सकते हैं उनको। इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट, ताकि उनका जो मेजर पार्ट ऑफ द पैसा जो इंटरेस्ट कर देने में खर्च होता है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, अगर वो इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? इसके साथ साथ जो सब्सिडीज़ होते हैं जो कि लगता है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं, उन्हें भी थोड़ा कर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा बोला एंटीबायोटिक्स विथ प्रॉमिस अ लाइफ लाइन इंडिया अवेट्स। देखो क्या है ना, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जानते हो आप क्या होता है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होता है कि मान लीजिए आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ किया, इम्प्रॉपर यूज़ कर लिया, थोड़ा 4 खुराक खाना था 3 ही खुराक खाए, तो उसमें होता क्या है कि मतलब इम्प्रॉपर यूज़ होने की वजह से आपके अंदर ना वो जो पैथोजन होता है वो रह जाता है और उसे एंटीबायोटिक से लड़ने का मौका मिल जाता है और वो सीख लेता है लड़ना। इससे क्या होता है कि वो एंटीबायोटिक उस आदमी की बॉडी पर असर नहीं करेगा, तो आप कहोगे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो गया उसका बॉडी। अब इसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है, कई सारे मतलब लोगों को इलाज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टीबी उबी में ये चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं, ल्यूकेमिया, टी सेल ल्यूकेमिया, इन सब में भी ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी इंडिया ने एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट को कॉम्बैट करने के लिए एक अलग से एंटीबायोटिक ड्रग लाया है जिसका नाम है सेफेपाइन या जेडेबैक्टम। समझ रहे हो बात हो कि नहीं? इसमें कहा है कि बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। इन्होंने हैदराबाद के एक पेशेंट पे इसका इस्तेमाल किया और काफ़ी इसका ह्यूज पोटेंशियल है इन्होंने बताया। इस पर अभी चल रहा है, अभी इसका जो है मतलब कि 3rd लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम क्या इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं इस ड्रग्स का इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने सेफिडिरोसोल भी बोला, ये क्या जैपनीज ड्रग है लेकिन इंडिया में इसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो उस दिशा में ये जो सेफेपाइन या जेडेबैक्टम जो है ये काफ़ी अच्छा मेज़र है जो कि इंडियन रिसर्चर्स ने लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है ग्रीडफ्लेशन एंड इट्स काउंटर आर्गूमेंट्स। देखिए क्या है, एक्चुअली क्या हुआ है ना, ग्रीडफ्लेशन एक न्यू टर्म है। ये कह रहे हैं क्या कि जो ये कॉरपोरेट्स होते हैं, ऐसा कई कंट्री और यूएसए का भी मानना है, यूएसए गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, कि जो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है ये ग्रीडफ्लेशन की वजह से है। ये कहते हैं कि जो कॉरपोरेट्स हैं जब अपना सामान बेचते हैं तो हायर प्रॉफिट कमाने के कारण जो है इनपुट कॉस्ट तो उनका कम रहता है लेकिन बेचते वो बहुत महंगे रेट में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लालच की वजह से जो है, चूँकि वो बहुत महंगे रेट पे बेचते हैं सामान को, इसी वजह से वो इन्फ्लेशन आता है। पर इसका आर्गूमेंट है, इन्होंने बोला कि इसका काउंटर आर्गूमेंट ये है कि ये बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। सरकार अपने इन्फ्लेशन को अपनी मतलब कि वो इन्फ्लेशन को कर्ब नहीं कर पा रही है, तो ये सारा का सारा जिम्मा इन्होंने क्या किया, कॉरपोरेट्स पर डाल दिया है। कहा कि सरकार इनकेपेबल है टू कर्टेल द इन्फ्लेशन। इन्होंने कहा कि ग्रीडफ्लेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक किसी चीज़ के रेट बढ़ाने की एक क्षमता होती है। आप मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, अब कोई भी कॉर्पोरेट चाहे तो किसी भी रेट में नहीं बेच सकता। मान लीजिए कैमरा 60,000 का है तो आप उसको 1 लाख में नहीं बेच सकते, कोई कंज्यूमर लेगा ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पैरिटी भी होनी चाहिए, उतनी है परचेजिंग पावर कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि उस सामान के लिए कंज्यूमर वो 1 लाख रुपये पे करेगा भी कि नहीं। तो कभी भी कॉर्पोरेट एक सर्टेन रेट तक ही रेट को बढ़ा सकता है, जितना मर्जी उतना नहीं कर सकता है। तो उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाए ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी को ग्रीडफ्लेशन कह रहे हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने बोला है कि ह्यूमन एरर से बालासोर एक्सीडेंट हुआ था। अभी क्या हुआ है देखो, इन्होंने ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है आपका 6 बजे 6:40 में। उससे पहले उसी दिन में 4:20 को डिसकनेक्शन किया गया मेमो में। ठीक है, जैसे क्या हुआ ना कि सिग्नल वाले में कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो 4:20 को डिसकनेक्ट करके काम शुरू हो गया और 4:50 को उसको रिकनेक्ट कर दिया गया। समझ में आ गया? मतलब ऐसा सिग्नल दिखाया गया कि रिकनेक्ट हो गया है, मतलब कि काम 4:20 से शुरू हुआ और सिग्नल वाले ने, मेंटेनेंस वाले ने 4:50 तक काम कर दिया। समझ रहे हो? जबकि रियलिटी ये थी, जब 4:50 पर सिग्नल रिकनेक्शन दिखाता है इसका मतलब हो गया कि लोगों ने काम कर लिया, वो निकल गए हैं। समझ रहे हो? जबकि हकीकत ये थी कि लोग तब भी काम कर रहे थे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिग्नलिंग एरर हुआ है, वो भी मैनुअल, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी रिपोर्ट आया है इसके ऊपर, यही बताया जा रहा है। इजराइल टारगेट्स वेस्ट बैंक विथ ड्रोन्स एंड ट्रूप्स। अब देखिए क्या होता है ना, आप अगर इजराइल का मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि इजराइल का कुछ ऐसा नक्शा होता है। ठीक है, ऐसे करके ये चीज़, ठीक है, ऐसे करके कुछ नक्शा होता है इजराइल का। ये आपका ये जो है ये जॉर्डन रिवर होता है। जॉर्डन रिवर के इस एरिया को वेस्ट बैंक कहते हैं। तो इसके कुछ एरियाज़ को इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, इसी पर अटैक करती रहती है। तो वही अटैक हुआ है यहाँ पर। यह बहुत रेगुलर फिनोमेना है वहाँ पर,
ठीक है। इस चीज़ को रोकने के लिए आपको टू नेशन थ्योरी इज़ अ सॉल्यूशन। SCO जिसको सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 8 मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। ईरान एक न्यू मेंबर ज्वाइन हो रहा है, समझ रहे हो बात हो कि नहीं। हालांकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि टेररिज्म को हर तरीके से बंद करना चाहिए, पाकिस्तान ने भी उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया। देयर आर सम वॉर ऑफ वर्ड्स, बट स्टिल ईरान को मिलाकर अब SCO में 9 मेंबर हो जाएंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डिस्कस्ड 5 मेजर एडिटोरियल्स टुडे एंड मैनी अदर माइनर एडिटोरियल्स एंड न्यूज़, ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव DNA एनालिसिस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।